दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप एक अच्छा पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं। हम 1 लाख रुपए का एग्जाम्पल लेंगे जिसके माध्यम से उसको हम डाइवर्सिफाई करेंगे और परसेंट वाइज बांटेंगे कि कितना हमें किस स्टॉक में लगाना चाहिए, कितना हमें किस सेक्टर में लगाना चाहिए। तो यही जानने के लिए कि आप एक अच्छा पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों पोर्टफोलियो को यहाँ पर बनाने से पहले हम जो भी उस पोर्टफोलियो में स्टॉक्स रखेंगे ना, उनमें हमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो देखनी चाहिए, तभी हमें उस पोर्टफोलियो में उस स्टॉक को ऐड करना चाहिए। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं, तो पहला है जब हमें उसे स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करना आना चाहिए। वो कैसे कि हमें सिंपल सी चीजें, यार कुछ ज्यादा आपको ये चीजें नहीं देखनी, बस आपको मेन चीजें देखनी है। वो क्या है कि उसका रेवेन्यू ग्रोथ हो रही है या फिर नहीं हो रही, सेल्स की ग्रोथ भी होनी चाहिए, साथ ही साथ वो कंपनी का अगर सेल्स की ग्रोथ हो रही है, रेवेन्यू की ग्रोथ हो रही है और नेट प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए। अगर ऐसा बहुत सी जगह होता है कि उसका रेवेन्यू तो बढ़ रहा है लेकिन नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, तो आपको यह भी देखना है कि उस कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा हो। और उसके साथ साथ एक अच्छा कंपैरिजन कर सकते हो आप कि यार जो कोई भी स्टॉक आपने सेलेक्ट किया, उसने स्टॉक को सेलेक्ट किया ना, तो उसका पीई कितना है और उसके सेक्टर का पीई कितना है। अगर उस सेक्टर का पीई कम है और उसका पीई ज्यादा है तो वो स्टॉक अभी ज्यादा महंगा मिल रहा है, यानी कि ओवर वैल्यूड है। और सेक्टर का पीई ज्यादा है और उस स्टॉक का पीई कम है, तो ये अच्छा इंडिकेटर हो सकता है कि वो स्टॉक अभी अच्छा अंडर वैल्यूड हो। लेकिन ये भी पूरा साइन नहीं है कि वो स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है या फिर नहीं है। उसके लिए आपको और भी चीजें देखनी पड़ेगी। उसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखना पड़ेगा, जो यहां पर कम हो, जितना ज्यादा कम होना उतना ही ज्यादा अच्छा होता है किसी भी कंपनी के लिए, यानी कि उसके ऊपर डेब्ट कम से कम है। हमने फंडामेंटल एनालिसिस की बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, जाकर देख लीजिए आई बटन में, जहां पर आपको मिल जाएगी कि कैसे स्टॉक की फंडामेंटल एनालिसिस करें। और दोस्तों जो नेक्स्ट रूल कहता है हमारा, वो कहता है कि आपको कभी भी स्टॉक को ओवर प्राइस पे नहीं खरीदना चाहिए। उस स्टॉक का जो भी 52 वीक्स का लो और 52 वीक्स का हाई है, उसके बीच का आप कंपैरिजन करो। ठीक है, 52 वीक्स का लो है यहाँ पर 100 रुपए का और 52 वीक्स का हाई है 200 रुपए का। तो आपको ये नहीं है कि अभी 200 रुपए पे चला है तभी ले लेना चाहिए। आपको ये भी देखना है कि आपने जो प्राइस डिसाइड किया कि यार मुझे इसे 150 रुपए पर ले लेना चाहिए, अच्छा होगा पीई के हिसाब से कंपेयर करके, और रेवेन्यू, प्रॉफिट, सेल्स, ये सारी चीजें कंपेयर करने के बाद आपको लगा कि मुझे 150 रुपए पर ये स्टॉक ले लेना चाहिए। लेकिन आपको 150 पे नहीं लेना चाहिए। कब करने लेना चाहिए? जब वो उससे 10-15% और डिस्काउंट पे मिले। तो हमेशा यही कोशिश कीजिए, जो भी आपको स्टॉक डिसाइड करो ना कि मैं इस स्टॉक को इस प्राइस पर ले लूंगा, तो आप 10-15% और डिस्काउंट की कोशिश करोगे या मुझे और ज्यादा डिस्काउंट पे मिल जाए, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आप ही के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है ना, थर्ड पॉइंट, वो क्या है कि आप कोई भी एक स्टॉक में अपने पोर्टफोलियो का 5 से 10% से ज्यादा मत लगाइए। मिनिमम आपको 5% तो लगाना ही लगाना है। कभी वो स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर गया तो ठीक है, और मैक्स टू मैक्स केवल 10% लगाइए, क्योंकि 10% से ज्यादा आप लगाओगे तो आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई नहीं कर पाओगे। और मेन चीज ये है दोस्तों, 5% 10% के बीच में आपने एक स्टॉक में लगा दिया, मिनिमम 5%, मैक्सिमम 10%। और आपको जो सेक्टर वाइज एलोकेशन करना है ना, कि जैसे IT सेक्टर हो गया, फाइनेंस हो गया, यहाँ पर FMCG हो गया, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हो। तो एक सेक्टर में 15 से 20% का ज्यादा अलोकेशन मत कीजिए अपने पोर्टफोलियो का। अगर 1 लाख रुपए का है तो 15,000 से 20,000 ही एक सेक्टर में लगाइए और एक स्टॉक में 5 से 10,000 ही लगाइए। मेरा तो यही रिकमेंडेशन रहेगा अगर आप बिगनर है स्टॉक मार्केट में। लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट हो चुके हैं या फिर एडवांस लेवल के हो, तो आपको पता ही होगा कि किस तरह से आपको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल वॉरेन बफेट ये कहते हैं कि आपका कोई भी जो स्टॉक है वो फेवरेट स्टॉक है, तो आपका पोर्टफोलियो का सबसे ज्यादा अमाउंट उसी स्टॉक में होना चाहिए। तो वो आपका फेवरेट स्टॉक नहीं हुआ भैया, आपको इन्वेस्टिंग समझ में नहीं आई। तो आपका जो भी पोर्टफोलियो हो ना, सबसे नंबर 1 पे फेवरेट स्टॉक है, तो आपको ज्यादा अमाउंट वहां पर इन्वेस्ट करना है। एक तरह से फनल बनानी है, नीचे नीचे जो सबसे लास्ट स्टॉक होगा उसमें आपको सबसे कम अमाउंट इन्वेस्ट करना है। तो यही एक इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी है वॉरेन बफेट की तरफ से। और दोस्तों जो नेक्स्ट रूल आता है, वो हमारा रूल ये कहता है कि आपको अपने पोर्टफोलियो का कम से कम 15 से 20% यूएस स्टॉक्स में भी डाइवर्सिफाई करना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप यहाँ पर यूएस के प्रोडक्ट्स या फिर कहीं यूएस की एप्लीकेशन, यूएस के कुछ जो भी यूजेज है ना प्रोडक्ट, उनके यूज कर रहे हो। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल एप्पल का आईफोन बहुत आप में से बहुत से यूज कर रहे होंगे, फेसबुक भी चलाते होंगे, मेटा, व्हाट्सएप, ये सारी चीजें आप चलाते हो, अमेजोन से कुछ ना कुछ परचेज करते रहते हो। तो आपको ज्यादातर यूएस में जो स्टॉक मतलब इन्वेस्टिंग करनी है ना, वो किस में करनी है? IT स्टॉक्स में। क्योंकि यहाँ पर हम ज्यादातर जो यूएस के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वो ज्यादातर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो आपको जब भी यूएस में इन्वेस्ट करना हो ना, तो IT सेक्टर में ही इन्वेस्ट करें।
और दोस्तों जो 80% इंडियन स्टॉक का जो अलोकेशन है आपका, उसमें से आपको ज़्यादातर कौन सी कंपनियों में लगाना चाहिए, लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप, ये डिपेंड करता है आपकी एज के ऊपर। अगर आप रिस्क ले सकते हो, आपके ऊपर है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो तो स्मॉल कैप, मिड कैप में लगाइए, लार्ज कैप यहाँ पर थोड़ा कम लगा दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे को तो पैसा सुरक्षित चाहिए, मेरे को डर लगता है भाई स्टॉक मार्केट से, मैं सेफ खेलना चाहता हूँ, तो आपको ज़्यादातर अलोकेशन लार्ज कैप में करना चाहिए। तो मैं तो ज़्यादातर यही करता हूँ कि मेरा ज़्यादातर अलोकेशन होता है ना वो स्मॉल कैप्स में होता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको भी डायरेक्ट स्मॉल कैप, मिड कैप में जाना चाहिए, ये डिपेंड करता है जैसा मैंने कहा आपके रिस्क एपेटाइट पर। अगर आपका रिस्क लेने की क्षमता ज्यादा है तो तभी आप रिस्क वाली कंपनियों में लगाइए, अन्यथा मत लगाइए दोस्तों। आप किसी म्यूचुअल फंड में लगा दीजिए। अगर आपको डर लगता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जाने से आपको डर लगता है कि बेच दूं, तो प्लीज ये आपके लिए नहीं है ये वीडियो। आप अभी इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, कोई दूसरी वीडियो जाके देख सकते हो जो पीपीएफ, एनएससी, इन सभी स्टॉक्स मतलब इन सभी इन्वेस्टमेंट में जाने के बता देंगे कि इसमें इन्वेस्ट कर दो। लेकिन अगर आप रिस्क ले सकते हो, जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि उस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट लगता है कि यार इस कंपनी का मॉडल मुझे समझ में आता है, ये कंपनी काफी अच्छे से ग्रो करेगी, तभी आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिएगा, अन्यथा मत कीजिएगा। और दोस्तों फाइनली मैं आपको एक ही सजेशन देना चाहूंगा कि आप किसी भी यूट्यूबर पर, मैं भी हूं या चाहे कोई भी हो, किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिएगा। आपको वो जिस तरह से बताया ना कि इस तरह से आप स्टॉक की एनालिसिस कर सकते हो, तो वो तरीका काफी अच्छा है। उस तरीके को आप ग्रैब कर सकते हो और अब उस तरीके को अपने आप यूज कर सकते हो। जिस तरीके से उसने वेबसाइट पे किया, उसी वेबसाइट से जाकर आप भी फिल्टर कर सकते हो। लेकिन बस ये है कि जैसे उसने फिल्टर किया, उस टाइम पे उसके स्क्रीन पर जो जो स्टॉक दिखे आपने ब्लाइंडली उसके ऊपर इन्वेस्ट कर दिया। आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आप जब मतलब खुद की एनालिसिस करोगे सेम उसी तरीके से, तो आपको क्या लगेगा कि यार उस टाइम पे जब उसने एनालिसिस करी थी उसकी स्क्रीन पर अलग स्टॉक दिखे थे, मेरी स्क्रीन पर अलग स्टॉक है। जी हाँ दोस्तों, क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर महीने में किसी ना किसी स्टॉक में फ्लक्चुएशन होता रहता है। किसी का पी चेंज हो रहा है, किसी का पी भी चेंज हो रहा है, क्योंकि कोई भी कंपनी का रेवेन्यू जैसे चेंज होता है, नेट प्रॉफिट चेंज होता है, पीई चेंज होता है, तो उस हिसाब से यहाँ पर स्क्रीन पर भी स्टॉक चेंज होते रहते हैं। तो आप जब भी इन्वेस्टिंग करो ना, तभी जाकर अपनी खुद की एनालिसिस करो। जिस तरह से मैं बताता हूँ या कोई भी यूट्यूबर बताता है ना, उस तरह से अपनी स्टॉक की एनालिसिस खुद करना। उसकी स्क्रीन पर दिख गए तो ये नहीं है कि उसकी स्क्रीन पर दिखे तो उसने अच्छे फिल्टर किए होंगे, ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं करता दोस्तों। जो उसके सामने स्क्रीन पर शो होगा ना, वो ये है कि जो उसने फिल्टर लगाया उस टाइम पे, पी कितना है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कितना है, ये सारी चीजें लगाने के बाद उस टाइम पे जो स्टॉक होगा उसके सामने आ जाएगा। लेकिन जब आप करोगे तब हो सकता है वो स्टॉक चेंज हो जाए। तो जब भी मैं आपको यही रिकमेंडेशन दूंगा कि किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिएगा, आप खुद की एनालिसिस जरूर कीजिएगा कोई भी स्टॉक फाइंड करते टाइम। और दोस्तों फाइनली मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि हमने ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई थी। हमने वीडियो में किसी भी स्टॉक का नाम लिया है तो जाकर आप उसमें ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत कर दीजिएगा। जैसा मैंने आपसे कहा, खुद की एनालिसिस जरूर कीजिएगा। हम किसी भी स्टॉक को यहाँ पर रिकमेंड नहीं करते हैं, बस हम ये है कि हम अपनी एनालिसिस करके बताते हैं कि आप खुद की एनालिसिस कैसे कर सकते हो, एक अच्छा स्टॉक ढूंढ सकते हो। तो दोस्तों आशा रखता हूं आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प हुई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिले ना, तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो में कुछ वैल्यू मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।